नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल जो मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो डेरिवेटिव सेगमेंट के स्टॉक्स होते हैं या जो स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उसके अंदर सर्किट क्यों नहीं लगता, उसके पीछे क्या कारण है। इसके अलावा दोस्तों कुछ एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक हैं, उनके अंदर कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है निवेशकों के या ट्रेडर्स के माइंड में कि क्या यहाँ पे सर्किट लग गया, किस वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग बंद हो गई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो सर्किट ब्रेकर होता है या जो सर्किट फिल्टर होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। दोस्तों एक्सचेंज ये जो सर्किट फिल्टर्स इसलिए लगाता है ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो भी स्टॉक है उसके अंदर जो मूवमेंट है वो किसी लॉजिक के ऊपर आधारित होनी चाहिए, किसी रैशनल पे आधारित होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये निवेशकों की या ट्रेडर्स की एंग्जाइटी दिखाती हैं, उनके अंदर एक पैनिक जो है बाइंग या सेलिंग दिखाई जाती है जो कि स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट होती है, या कई बार मैनिपुलेशन भी हो सकती है, किसी न्यूज़ के कारण भी ऐसा सब कुछ हो सकता है। तो जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है या जिसको एफिशिएंट मार्केट थ्योरी कहा जाता है वो एक तरीके से फेल हो जाती है। इसके बारे में हमने चर्चा पहले भी की थी। तो इन सब वाइल्ड मूवमेंट्स को रोकने के लिए, ताकि यहाँ पे स्टॉक या इंडेक्स जो है उसकी मूवमेंट जो है वो किसी लॉजिक पे हो, रैशनल पे हो, इसलिए यहाँ पे सर्किट फिल्टर्स या सर्किट ब्रेकर्स डिफाइन किए जाते हैं। दोस्तों बेसिकली ये जो है रिटेल निवेशकों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है ये सब। अब यहाँ पे क्या है कि इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। 2 वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए थे, लोअर सर्किट और अपर सर्किट के बारे में, या ये जो सर्किट फिल्टर्स हैं ये क्या होते हैं। तो दोस्तों उनका लिंक जो है यहाँ पे ऊपर आपको आई बटन में दिख रहा होगा, इन दोनों वीडियोस का लिंक। अगर आप सर्किट ब्रेकर्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं या और यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ कि रिटेल निवेशक जो है वो आखिरी व्यक्ति होता है इस पूरी चेन के अंदर। जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उस पूरी चेन के अंदर रिटेल निवेशक आखिरी व्यक्ति होता है जिसको किसी न्यूज़, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि जो डेरिवेटिव सेगमेंट के स्टॉक्स हैं कई बार उनमें हमने देखा कि वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही होती जब वो 10% के आसपास पहुँचता है, या कई बार वहाँ पे ट्रेडिंग रुक जाती है। उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे 2 कारण हैं जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं। और रिसेंटली एक हैवीवेट स्टॉक में हमने देखा जिसने एक दिन के अंदर 10% से ज़्यादा की मूवमेंट दिखाई। वहाँ पे कुछ समय के लिए आपको ट्रेडिंग नहीं देखने को मिली होगी। तो यहाँ पे नॉर्मली 2 कारण होते हैं। दोस्तों पहला कारण ये होता है कि कई बार वहाँ पे बायर या सेलर होता ही नहीं। मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे वो ऊपर जाते जाते, जो कि एफएनओ का स्टॉक है, डेरिवेटिव सेगमेंट का स्टॉक है, जब वो ऊपर जा रहा है तो जो लोग बाय कर रहे हैं उनको कोई ना कोई सेलर भी चाहिए। अगर कोई सेलर ही नहीं है तो वहाँ पे आप बाइंग कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बाइंग क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है लेकिन सेलिंग क्वांटिटी या नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो 0 हो जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे ट्रेडिंग रुक जाती है और ट्रेडर्स या निवेशकों को लगता है कि ये तो डेरिवेटिव सेगमेंट का स्टॉक है, इसके अंदर तो कोई सर्किट फिल्टर होता नहीं, तो ये किस वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग रोक दी गई है। वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं रोकी जाती, बेसिकली वहाँ पे कोई शायद सेलर नहीं है, या कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो वहाँ पे शायद कोई बायर नहीं है, इस वजह से वहाँ पे कई बार आप देखेंगे ट्रेडिंग रुक जाती है। दोस्तों शायद आपको नहीं मालूम होगा इसका दूसरा कारण जो है वो ये कि बीएसई जो है
वो डेरिवेटिव सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर एक 10% का डायनेमिक सर्किट फिल्टर लगाता है। दोस्तों ये जो 10% का डायनेमिक सर्किट फिल्टर होता है वो किसी भी पंचिंग एरर को अवॉइड करने के लिए होता है कि कहीं यहाँ पे कोई पंचिंग एरर तो नहीं है। दोस्तों पंचिंग एरर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं विस्तार से चर्चा करूं कि ये पंचिंग एरर होता क्या है, किस लिए इस पंचिंग एरर को पसंद नहीं किया जाता, उसके पीछे क्या कारण है और यहाँ पे किस तरीके से ब्रोकर्स जो है किसी तरह का मैनिपुलेशन कर सकते हैं इस पंचिंग एरर के द्वारा, ये अपने आप में एक विस्तार में एक टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले समय में इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये जो दो कारण होते हैं, कई बार आप देखेंगे डेरिवेटिव सेगमेंट का जो स्टॉक है उसके अंदर भी ट्रेडिंग रुक जाती है। इन्हीं दो में से कोई कारण होता है जिसकी वजह से वहां पे कुछ समय के लिए शायद ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है या ऑटोमेटिकली रुक जाती है अगर कोई बायर या सेलर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक और मैं आपका डाउट क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के स्टॉक्स के अंदर कोई सर्किट फिल्टर ना हो, लेकिन इंडेक्स के ऊपर सर्किट फिल्टर ज़रूर होता है। हमने देखा कि मार्च के महीने में किस तरीके से हमने एनएससी के ऊपर देखा, बीएससी के ऊपर देखा, ट्रेडिंग रोक दी गई थी, वहाँ पे सर्किट फिल्टर लगा दिया गया था। 10% से ज़्यादा की गिरावट हमें वहाँ पे देखने को मिली थी। तो यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर जो खुद डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता है उसके ऊपर सर्किट फिल्टर होता है, उसके ऊपर सर्किट ब्रेकर लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं अपने जो मेन सवाल के ऊपर कि डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर सर्किट फिल्टर क्यों नहीं लगता। दोस्तों यहाँ पे 3 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला मुख्य कारण ये होता है, तो दोस्तों ये मैं आपको काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ कि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, ऑप्शंस या फ्यूचर्स, उनको लॉन्च जो किया गया था वो हेजिंग के लिए किया गया था। अनफॉर्चुनेटली उसको अब हमने एक ट्रेडिंग टूल बना लिया है। तो यहाँ पे जो पहला कारण है वो ये कि जो भी स्टॉक है, अंडरलाइंग एसेट है, उसका जो डेरिवेटिव है उसका इस्तेमाल हेजिंग के लिए किया जाना चाहिए। ये इस वजह से डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास हेजिंग करने की ऑप्शन अवेलेबल है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के द्वारा हम हेजिंग कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, तो वहाँ पे हमें सर्किट फिल्टर या सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली ये पहला कारण है जिस वजह से जो भी स्टॉक जो डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करते हैं उसके अंदर कोई भी सर्किट ब्रेकर या फिल्टर नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में कोई पोजीशन ली, वहां पे आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स की सहायता से उसको हेज कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर वो स्टॉक वाइल्ड मूवमेंट दिखाता भी है, 20% गिर जाता है किसी दिन, या किसी दिन उसके अंदर बहुत भारी जो है मूवमेंट होती है, तो वहां पे हमें सर्किट फिल्टर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने अपनी पोजीशन को हेज किया हुआ है। तो ये सबसे पहला कारण है कि डेरिवेटिव्स केवल हेजिंग के पर्पस के लिए लॉन्च किए गए थे, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए करते हैं। इसलिए बार बार मांग उठती रहती है कि डेरिवेटिव्स के जो स्टॉक हैं उसके अंदर भी सर्किट फिल्टर होना चाहिए। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो उसके अंदर सर्किट फिल्टर की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जो बेसिक थंब रूल है उसके हिसाब से ट्रेड करें कि डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल आप केवल हेजिंग के लिए करिए, ना कि ट्रेडिंग के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो कारण होता है वो ये कि कुछ ट्रेडर्स का ऐसा मानना है, या जिसको कह लीजिए कि उनको ऐसा लगता है कि वो किसी भी ऐसे स्टॉक में पोजीशन लेंगे जिसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है आने वाले समय में, तो वो उस पर्टिकुलर मूव का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा। इन एग्जांपल्स की चर्चा हम पहले भी अपने वीडियोस के द्वारा कर चुके हैं। आपने देखा था कि इन्फीबीम एक दिन के अंदर 70% गिर गया, जो पीसी ज्वेलर का स्टॉक है वो एक दिन 60% गिर गया, या आपका DHFL एक दिन 50% से ज़्यादा गिर गया। तो बेसिकली वहाँ पे होता क्या है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो पैसा तभी कमाते हैं जब मार्केट या किसी स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो। तो उनके जो फेवरेट स्टॉक्स होते हैं वो वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए। मान लीजिए मैंने DHFL में एक शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, तो डेफिनेटली वहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी
ज़्यादा है और वहाँ पे मैं अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता हूँ। तो एज ए ट्रेडर मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि इस स्टॉक के अंदर कभी भी सर्किट फिल्टर या सर्किट ब्रेकर लगे। उसी तरीके से मैं आइडेंटिफाई करता रहूँगा किन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, तो उन स्टॉक्स को मैं आइडेंटिफाई करके मैं उनके अंदर ट्रेड लूँगा और इसलिए मैं चाहूँगा कि इन स्टॉक्स के अंदर कभी भी सर्किट फिल्टर या ब्रेकर ना लगे ताकि मैं पूरे मूव का फ़ायदा उठा सकूं। तो दोस्तों ये था दूसरा कारण। तीसरा कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो एफएनओ के स्टॉक्स हैं उनकी हमेशा जो स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन है वो फेयर वैल्यू होनी चाहिए, मतलब वो जो वैल्यू डिजर्व करते हैं, यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, चाहे वो सर्किट ब्रेकर हो चाहे सर्किट फिल्टर हो। ऐसा मानने के पीछे क्या कारण है दोस्तों? ऐसा मानने के पीछे का कारण ये है कि ये जो स्टॉक्स होते हैं एफएनओ के स्टॉक्स, ये बहुत जिनको कह लीजिए कि सोच समझ के इनको सेलेक्ट किया जाता है। तो आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद जाके देख सकते हैं कि कितने सख्त जो हैं कंडीशंस हैं जिनको पार करके जो स्टॉक्स हैं वो एफएनओ सेगमेंट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई पॉपुलर या कई बड़े स्टॉक्स जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट होता है वो अभी तक एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड नहीं किए जाते। जैसे कि डी मार्ट का स्टॉक, वो अभी तक एफएनओ सेगमेंट में नहीं है। तो यहाँ एफएनओ के अंदर जिन स्टॉक्स का चयन किया जाता है उनको काफ़ी सख्त परीक्षा से गुजरना पड़ता है, काफ़ी सख्त कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो स्टॉक्स होते हैं बेसिकली इनका क्राइटेरिया होता है कि काफ़ी ज़्यादा लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं मार्केट में, तो इसलिए इनको एफएनओ सेगमेंट के अंदर शामिल किया जाता है कि इनके अंदर लिक्विडिटी का कोई क्राइसिस नहीं होगा। ये एक्टिव स्टॉक्स हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है इन स्टॉक्स के अंदर, निवेशकों का, ट्रेडर्स का। तो जो लिक्विड और एक्टिव स्टॉक्स होते हैं बेसिकली उनको एफएनओ सेगमेंट के अंदर शामिल किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा सख्त कंडीशंस को फुलफिल करके इस पर्टिकुलर सेगमेंट में शामिल हुए हैं, तो इनकी जो प्राइस डिस्कवरी है वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। मतलब जो मार्केट को लगता है, अगर आज मार्केट को लगता है कि ये स्टॉक जिस वैल्यू पे आज ट्रेड कर रहा है इसकी वैल्यू केवल उसका 10% होना चाहिए, तो वहाँ पे इस स्टॉक को 90% गिरने से रोकना नहीं चाहिए, इसको गिरने दीजिए, इसकी जो फेयर वैल्यू है उस पे आने दीजिए। अगर कोई स्टॉक आज मान लीजिए 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट को ऐसा लगता है कि ये 100 रुपये पे ट्रेड होना चाहिए, इसकी फेयर वैल्यू 100 रुपये है और वो डेरिवेटिव सेगमेंट का स्टॉक है, तो उसको उसी दिन 90 रुपये ऊपर जाने देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी सर्किट फिल्टर या सर्किट ब्रेकर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे 3 प्रमुख कारण जिनकी वजह से जो स्टॉक्स डेरिवेटिव सेगमेंट में होते हैं उनके अंदर सर्किट फिल्टर नहीं लगाया जाता। इसके अलावा दोस्तों एक और श्रेणी होती है जिनके ऊपर सर्किट फिल्टर नहीं लगाया जाता। दोस्तों ये वो स्टॉक्स होते हैं जो लिस्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्टॉक लिस्ट होता है, चाहे वो एफएनओ सेगमेंट के अंदर अगर नहीं भी है, तो जिस दिन वो लिस्ट होता है मार्केट में उस दिन उसके ऊपर कोई भी सर्किट फिल्टर नहीं लगाया जाता, अगर वो एफएनओ सेगमेंट का स्टॉक नहीं है तब भी। तो बेसिकली यहाँ पे इन स्टॉक्स को उस दिन एक फेयर जो प्राइस डिस्कवरी है उसके लिए इसके ऊपर कोई भी सर्किट फिल्टर नहीं लगाया जाएगा। मान लीजिए एक स्टॉक है, आज वो लिस्ट हुआ, तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अगर आज हम सर्किट ब्रेकर या सर्किट फिल्टर लगा देंगे तो इसकी फेयर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाएगी, तो इसी वजह से उस दिन उसको फ्रीली ट्रेड करने दिया जाता है और जो भी सर्किट फिल्टर होते हैं वो उससे अगले दिन से लागू होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि जो यूएस की मार्केट में ऑप्शंस ट्रेड होती हैं उनके ऊपर सर्किट फिल्टर लागू होता है। तो ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि क्या विदेशी मार्केट्स में सर्किट फिल्टर एप्लीकेबल होता है। इनफैक्ट जापान की मार्केट में भी डेरिवेटिव्स के ऊपर सर्किट फिल्टर लगे हुए हैं। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसकी चर्चा हम पहले अपने वीडियोस या लाइव स्ट्रीमिंग में कर चुके हैं, दोस्तों जनवरी 2019 में सेबी ने एक प्रस्ताव दिया था कि क्या जो डेरिवेटिव सेगमेंट के स्टॉक्स हैं क्या हम उनके ऊपर सर्किट फिल्टर या सर्किट ब्रेकर लगाएं या नहीं। वहाँ पे उन्होंने आम जनता से इसके ऊपर उनके राय मांगी थी, उनके विचार मांगे थे।
कि उनका क्या सोचना है इस बारे में। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन रिसेंटली जैसा कि आपने देखा मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी, काफ़ी ज़्यादा शार्प मूवमेंट्स हमें देखने को मिली। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इतनी वॉलेटिलिटी के बाद सेबी अपने इस पुराने प्रपोजल को, जो कि लगभग 1 साल से ज़्यादा पुराना प्रपोजल है, उसको दोबारा रिवाइव करेगा, क्या उसको दोबारा वो पेश करेगा, या आने वाले समय में जो डेरिवेटिव सेगमेंट के स्टॉक्स हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो स्टॉक्स हैं, क्या उनके ऊपर सर्किट फिल्टर लगाया जाएगा। तो ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज के समय सर्किट फिल्टर्स नहीं हैं किसी भी डेरिवेटिव्स या फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक पे। और जो भी उसकी कंडीशंस होती हैं, जो पंचिंग एरर होता है या कई बार वहाँ पे टेम्परेरी कोई बायर या सेलर अवेलेबल नहीं होता, उस वजह से वहाँ पे हमें ट्रेडिंग में रुकावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपके मन में जो भी शंका थी, आशंका थी कि डेरिवेटिव सेगमेंट के स्टॉक्स के ऊपर सर्किट फिल्टर क्यों नहीं लगता, उम्मीद है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।